चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने जिस बात का आगाज़ किया था वो ये थी कि हमारे पास प्रपोज़ल था कि हार्ट रेट पर वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट निकालना था, और हमारे पास एक ऐसा मॉडल था जिसमें 8 वेरिएबल्स मौजूद थे: एज, सेक्स, रेस, मेडिसिन यूजेज, स्मोक, हाइट, वेट और हार्ट रेट। हमने इनको क्लासिफाई किया था कि 4 हमारे बेसिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 3 हमारे कंडीशनल डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक हमारा बेसिक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी तरफ एरोज़ के हेड आ रहे हैं। अगर किसी वेरिएबल की तरफ तमाम एरोज़ के टेल ही आ रहे हों, हेड किसी पे ना आ रहा हो, तो वो हमारे बेसिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जिन पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एरो का हेड आ रहा हो वो बेसिक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जिन वेरिएबल्स की तरफ कुछ एरोज़ के हेड और कुछ के टेल आ रहे होते हैं वो हमारा कंडीशनल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको हमने एमॉस में बनाया था, तो ये डायग्राम बनी थी, और इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे लाके कॉपी कर लिया था। अब इस मॉडल की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो मॉडल की फ़िटनेस को चेक करना होता है। मॉडल की फ़िटनेस के क्राइटेरिया हमने बताए थे। अब यहाँ से देख देख कर मैं लिखने जा रहा हूँ कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स मीट हो गए और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हुए। याद रखिएगा, CFA मॉडल में हम मॉडिफिकेशन इंडिसेस देखकर मॉडल को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन सैम के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रपोज़ल को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। हमने एक अजम्पशन, एक हाइपोथेटिकल मॉडल बनाया है। हमारा एक हाइपोथेसिस होता है रिसर्च का, आइदर दैट कैन बी कंफर्म्ड और रिजेक्टेड। ठीक, तो रिजेक्शन इज़ अ पार्ट, तो लिहाजा हम मॉडल में मॉडिफिकेशंस नहीं करते बल्कि हम उसकी रिपोर्टिंग करते। क्राइटेरियाज बताए थे। सबसे पहला सी min डिवाइड बाई DF 5 से छोटा होना चाहिए, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है। दूसरा CFI मैंने आपको बताया था कि 0.9 से बड़ा होना चाहिए, आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। CFI 0.9 से बड़ा है, TLI 0.9 से छोटा होना चाहिए, TLI 0.9 से छोटा है। एग्जिस्ट PCFI 0.9 से छोटा होना चाहिए, PCFI 0.9 से छोटा होना चाहिए। एग्जिस्ट P रेशो 0.9 से छोटा होना चाहिए। एग्जिस्ट रूट मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर ये आ गया। ये 0.05 से छोटा होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, तो नॉट एग्जिस्ट। CFI मैंने आपको कहा था कि वहाँ इस्तेमाल होता है, AIC और BIC वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आपको दो मॉडल्स को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे तो अभी हमारे पास दूसरा कोई मॉडल है नहीं, तो लिहाजा हम एक्सप्लेनेशन की तरफ अब जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 7 में से 5 चीज़ें हमें फ़िटनेस बता रही हैं और 2 नहीं बता रही। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने मॉडल को बेहतर मॉडल कह सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बेहतर मॉडल। अब इसके बाद मैं एस्टिमेट्स पे आ जाऊँ। एस्टिमेट्स में आपको जो इक्वेशंस बनानी है, सबसे पहले मैं अनस्टैंडर्डाइज वेट्स की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, रेग्रेशन वेट्स जो लिखा हुआ है, रेग्रेशन वेट्स, इनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ।
ठीक है भाई, these results are used to develop the regression model। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, आपके जहन में जितने भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब आपके पास मॉडल बनेगा। आप यहाँ देख रहे हैं एरो के इस साइड पे जितने ये डिपेंडेंट है और एरो के इस साइड पे जितने हैं वो इंडिपेंडेंट। तो हाइट की इक्वेशन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी है। रेग्रेशन वेट्स एंड इंटरसेप्ट्स, इनको इस्तेमाल करके मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। पहला जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है हाइट। तो मेरी इक्वेशन बनेगी हाइट इज इक्वल्स टू, पहले लिखा जाएगा इंटरसेप्ट 62.478, ये नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 62.478। फिर उसके बाद प्लस एज का इफेक्ट आ रहा है 0.110 प्लस 0.110 टाइम एज। फिर उसके बाद हाइट पर दूसरा आ रहा है सेक्स, जो कि आ रहा है 5.550 प्लस 5.550 टाइम सेक्स। जी बिलाल बोलो बेटा, मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बिलाल बोलो। ये बेटा नीचे इंटरसेप्ट में आ रही है, इंटरसेप्ट में देखो, इंटरसेप्ट में हाइट के सामने आ रही है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये आ रहे हैं इंटरसेप्ट, इसमें हाइट के सामने ये एस्टीमेट आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह स्मोक के लिए और इसी तरह वेट के लिए और इसी तरह आपके हार्ट रेट के लिए इक्वेशंस बनेंगी। ये मैं बनाता जा रहा हूँ। स्मोक के लिए जो हमारा जो ये क्या कहना चाहिए, इंटरसेप्ट है -0.007, -0.007। फिर उसके बाद स्मोक पर रेस का इफेक्ट आ रहा है 0.002 रेस प्लस 0.002 ऑफ रेस। फिर सेक्स का आ रहा है 0.011 प्लस 0.011, ये आ रहा है सेक्स का। और फिर मेडिसन का आ रहा है माइनस का -0.004, -0.004। ठीक है, मेडिसन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, MEDS। इसी तरह वेट का बनाएंगे। वेट पे स्मोक और हाइट दोनों का इफेक्ट आ रहा है। वेट का इंटरसेप्ट देख लें, वेट का इंटरसेप्ट आ रहा है -248.807, -248.807। फिर ऊपर आया स्मोक का आ रहा है -25.547, -25.547, ये किसका आ रहा है, स्मोक का।
फिर उसके बाद हाइट का आ रहा है 5.940 प्लस 5.940 टाइम, और ये आ रहा है हाइट का। इसी तरह से आखिरी मॉडल बनाएंगे। HRMA जो है ये हार्ट रेट है, ठीक है। हार्ट रेट का इंटरसेप्ट आ रहा है 94.736। हार्ट रेट बराबर है 94.736 माइनस 6.551 स्मोक, और माइनस 0.089 टाइम वेट। ये हमारे पास रेग्रेशंस के प्रोपोज्ड मॉडल्स बन गए। यहाँ तक की बात बताओ बेटा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ताकि फिर मैं आगे एक्सप्लेनेशंस को बढ़ाऊँ। हाँ, ये देखो स्क्रीन पे देखो मैं कहाँ से ले रहा हूँ। ये आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से लिए। ये देखो बेटा, हार्ट रेट के सामने ये देखो 6.551। एक पहली वैल्यू जो है, जो अकेली लिखी जा रही है, वो ली जा रही है इंटरसेप्ट से, और जो आगे इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं, जिनमें स्मोक के साथ ये वैल्यू लिख रहा हूँ और वेट के साथ ये वैल्यू लिख रहा हूँ। जी फातिमा बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हुमायूं पहले आप बोल लो। हुमायूं बोलो बेटा। मैं अभी अभी तो मॉडल बनाया ना, मैंने क्या कहा, अभी बनाना बताया, अभी इसको इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ। सही है, 1 मिनट में फातिमा की भी बात सुन लो तो फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ बेटा फातिमा बोलो। वालेकुम सलाम। बेटा हाँ बिल्कुल, जो रेग्रेशन इक्वेशन बनती है याद है ना, a+b(1) x1 + b2 x2 होता है। तो a की वैल्यू जो है वो इंटरसेप्ट है, और b1 b2 b3 की वैल्यूज़ जो है वो ऊपर वाले टेबल से ले रहा हूँ। सही है, ओके। हाँ भाई आगे चलें। इक्वेशंस बनी हैं अभी, अब हम चले आगे जा रहा हूँ मैं। अब आपको स्टैंडर्डाइज रेट्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टैंडर्डाइज रेग्रेशन रेट्स, ये हर एक की परसेंटेज इफेक्ट है। एज, अच्छा, पर ये ऊपर वाले जो होते हैं पर यूनिट चेंज है, यानी कि एक एज बढ़ने से हाइट पर इतने यूनिट का फ़र्क आएगा। यानी अगर एज एयर में है और हाइट सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, अभी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। अब ये काम आपको ख़ुद करना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज़ द हाइट will be 62.478। हाँ बेटा, जो अभी इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात कर रहे थे ना, उनका काम शुरू हो गया। फ्री फ्रॉम, अच्छा ये अब इसके साथ इसका यूनिट आएगा। हाइट किस में लेते हैं, मिसाल के तौर पे सेंटीमीटर में लेते हैं। फ्री फ्रॉम एज एंड सेक्स। फिर आगे चले, हाइट विल बी increased by
0.110 centimeter as age will increase by 1 year। हर साल में है एज तो 1 साल आ जाएगा, मंथ में है तो 1 मंथ। मुझे वरना डेटा फाइल देखनी पड़ेगी कि इसने इसके यूनिट क्या लिए हैं, अभी इतना फिर कह रहा हूँ कि टाइम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 ईयर ये मैंने एज के लिए इस्तेमाल किया है, और सेंटीमीटर जो है मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल के आपके हाइट के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह आप लिखेंगे हाइट विल बी increased by 5.550 सेंटीमीटर एज सेक्स। अब सेक्स इंक्रीज नहीं होती, चेंज फ्रॉम। अब लाजमी जेंडर बढ़ने से क्या पता, हमारे एक डेफिनेशन है ना कि मेल की प्रिविलेजेस फीमेल से ज़्यादा हैं, तो फीमेल से मेल की हाइट जो है वो 5.550 सेंटीमीटर हर साल ज़्यादा बढ़ती है। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसी तरह हर मॉडल के बारे में लिख सकते हो। हाँ बेटा, यहाँ तक बताओ तो फिर मैं आगे चलूँ। बहुत स्लो स्लो, बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, ताकि मैं वैसे मैं फिर बता रहा हूँ मैं इसी। जी बेटा बता रहा हूँ। यहाँ तक का मामला क्लियर है? हाँ रहमान बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो? यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब मैं स्मोक के लिए आऊँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक काम कर देता हूँ कि इसको कर देता हूँ, ये हमारी इक्वेशन है ना, इसको कर देता हूँ बोल्ड और थोड़ा सा बढ़ा के इसको इंटरप्रेट किया है, और ये आ गई इसकी इंटरप्रिटेशन, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक हो गया। अब मैं स्मोक को इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ, सही है। देखो मैं क्या वैसे ही लिखूँगा, स्मोक विल बी -0.007 यूनिट्स। अब स्मोक को वो किसी भी यूनिट में ले रहा है, नंबर ऑफ सिगरेट्स में ले रहा है स्मोक, हाँ या नहीं में ले रहा है, ठीक है। फ्री फ्रॉम रेस, सेक्स एंड यूजेज ऑफ मेडिसिन। यानी कि इतना स्मोक लोग करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेडिसिन यूजेज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स। बिल्कुल इसी तरह से अब हम स्मोक को क्या करना चाहते हैं, स्मोकिंग बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा स्मोकिंग विल रिड्यूस बाय 0.002 यूनिट्स। अब ये यूनिट्स में यूनिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है स्मोक के लिए, एज रेस चेंज फ्रॉम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ वाइट एंड ब्लैक्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंक्रीज डिक्रीज होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसी तरह मैं लिखूँगा स्मोक विल बी reduced by 0.001 नहीं 0.011 units as sex change from
फीमेल हाँ भाई, अब यहाँ पे देखो ऊपर मैंने लिखा था मेल टू फीमेल टू मेल, अब यहाँ लिखा मेल टू फीमेल। कोई बता सकता है क्यों कह रहा हूँ मैं? ना बेटा, यहाँ पे रिड्यूस का लफ्ज़ आ रहा है ना, तो इसलिए हमने जेंडर को उल्टा पढ़ना है। सही है। अगर ऊपर मैंने सीधा लिखा है फीमेल टू मेल, पॉजिटिव साइन थी ना, इंक्रीज के मायनों में लिया था, ठीक है। अब यहाँ हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो जेंडर को हमने उल्टा लेना पड़ेगा। हमजा 1 मिनट बेटा, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ, मुझे नज़र आ जाओ तुम हो कहाँ। हमजा, हमजा खान, हमजा ये रहे। हमजा बोलो बेटा। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे सवाल जो तुम्हारे जहन में होते हैं मुझे पता होता है, ठीक है। चलते जा रहे हैं, अभी चलते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है बेटा, इसी तरह स्मोक को कंप्लीट कर लूँ पहले। स्मोक विल रिड्यूस बाय 0.004 यूनिट्स एज यूजेज ऑफ मेडिसन। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव साइन है, उल्टा पढ़ूंगा। जब प्लस साइन होता है तो जो लफ्ज़ पहले इस्तेमाल किया होता है वही हम बाद में इस्तेमाल करते हैं, माइनस में उल्टा करते हैं। इंक्रीज बाय 1 टाइम, यानी जो मेडिसन ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो स्मोक कम करता है, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन निकल रही है हमारे पास मॉडल्स की। अब आप लोगों का काम क्या है बेटा, इसी तरह से इन दोनों मॉडल्स को भी आपने इंटरप्रेट करना है। कर लोगे? मुझे और चीज़ें भी बतानी है, हो जाएगा? ओके। अभी ये एक मरहला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट और रेग्रेशन वेट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब आगे चले, अभी अभी और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अब मैंने जाकर देखना है स्टैंडर्डाइज एस्टीमेट्स। जिस जुमले में आपने हाइट और एज को एक्सप्लेन किया उसमें आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, ये कितना बन रहा है 3%। 0.03 का मतलब है 3%, 0.030 का मतलब है 0.03%। अब देखो मैं इसको इंटरप्रिटेशन में कहाँ डाल रहा हूँ, हाइट और एज। ये देखो दूसरी लाइन के अंदर ये लिखा है हाइट और एज, ठीक है, विच इज अबाउट 0.030 और 3%। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको परसेंटेज में करके लिखा जाता है बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने लिख दी है ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने कौन सी वैल्यू को इंटरप्रेट किया। इसी तरह दोबारा जाके देखा, ये देखो हाइट और सेक्स, हाइट और सेक्स, यानी एज का हाइट पर सिर्फ 3% इफेक्ट है, लेकिन सेक्स का हाइट पर कितना है 71.2%। मैं लिख रहा हूँ वहाँ जाके, ये देखो फीमेल विच इज़ 71.2%। दोबारा देखो, जिस जुमले में स्मोक और वेट की हमने बात की, स्मोक और रेस की, 0.012 ये बन जाएगा 1.2%। ये देखो रेस वाले में आए, विच इज़ 1.2%, ठीक है। इसी तरह से ये स्टैंडर्ड स्मोक और सेक्स जो है 0.071 यानी 7.1%।
और इसी तरह से मेडिसिन का इफ़ेक्ट कितना आ रहा है स्मोक पर, 0.02%, यानी सिर्फ और सिर्फ 2%, विच इज़ 2%। हाँ बेटा, ये बात समझ में आई? हेलो। हाँ, थैंक यू। साथ साथ बोलते जाओ ताकि मुझे पता रहे कि मैं जो बातें कर रहा हूँ तुम ऊपर से ना जाए। ये ना हो कि सारी मेहनत जो है वो हमारी वो ज़ाया हो जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बेटा कि साथ साथ तुम लोगों का रिस्पांस रहे ना। बाकी तो इंशाल्लाह अगर खुदा न खास्ता कोई कमी पेशी हुई तो वो वीडियो से तुम लोगों को समझ में आ जाएगी, और मैं खुद भी जितनी हेल्प कर सकूँगा कर लूँगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गई दो बात, ये हो गई दो बातें। अब आ गए मैं वापस पहले वाले टेबल। ठीक है, अब जहाँ एस्टिमेट की वैल्यू लिखी है उसके सामने वाली पी वैल्यू देखें। अगर ये पी वैल्यू अपेयर हो रही है और 0.05 से बड़ी है, अगर पी वैल्यू अपेयर हो रही है और 0.05 से बड़ी है, तो आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जहाँ पर भी आप वैल्यू देख रहे हैं, अभी हमने वैल्यूज़ जो इक्वेशन में इस्तेमाल की हैं वो इंटरसेप्ट से की हैं और स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट से की हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूँ। स्मोक में जो मैंने एस्टिमेट इस्तेमाल किया है वो उसकी पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है, मैं इसको इनसिग्निफिकेंट लिखने जा रहा हूँ। कहाँ है भाई स्मोक का? ये रहा, स्मोक विल बी ये वाली वैल्यू, मेडिसन विच इज़ फाउंड इनसिग्निफिकेंट। सही हो गया? अब देखो मैंने यहाँ से दूसरा देख रहा हूँ, हाइट में ये लिखा था अगर पी वैल्यू अपेयर हो रही है और 0.05 से बड़ी है तो इनसिग्निफिकेंट लिखेंगे, और अगर अपेयर नहीं हो रही, स्टार बने में, अगर स्टार बने में या जो वैल्यू नज़र आ रही है वो 0.05 से छोटी होगी तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सिग्निफिकेंट। मैं करने जा रहा हूँ बेटा आराम आराम से ये सारी वैल्यूज़। पहले देखो ये वाली वैल्यू इस्तेमाल की मैंने, स्मोक की इस वाली वैल्यू को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ को देख रहा हूँ। इंटरसेप्ट इसका मतलब होता है वो जगह है जहाँ पे फ्री फ्रॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा। इंटरसेप्ट में फ्री फ्रॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। स्मोक की इक्वेशन में वो लाइन ढूंढनी है जहाँ पर फ्री फ्रॉम लिखा हो, और पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो इसलिए इनसिग्निफिकेंट लिखूँगा। देखो मैं आया, अरे कहाँ गई ये रे, स्मोक विल बी -0.007, ये वही वैल्यू लिखी हुई है। यूनिट्स फ्री फ्रॉम रेस, फ्री फ्रॉम का लफ्ज़ आ गया, इसके आगे आके लिख दिया विच इज़ फाउंड इनसिग्निफिकेंट। अब दोबारा देखो, अब यही काम मैं हाइट वाले के साथ करने जा रहा हूँ। हाइट की वैल्यू 62.47 जहाँ लिखी है, आगे पी वैल्यू या नहीं आ रही, स्टार बने हुए आ रहे हैं, या 0.05 से, या 0.05 से छोटी आ रही हो, तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सिग्निफिकेंट। अब मैं देखो गया अपनी टेबल में, हाइट ए विल बी फ्री फ्रॉम, ये रहा, क्या लिखूं? विच इज़ सिग्निफिकेंट, विच इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब मैं आ गया रेग्रेशन वेट्स वाले टेबल पे। जिस जुमले में हाइट और एज का लफ्ज़ आ रहा है, ये देखो पहली वाली लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अपनी। जिस जुमले में हाइट और एज का लफ्ज़ आ रहा है, जिस जुमले में आपने हाइट और एज का रिलेशन बताया, उसके आगे क्या जाके लिखेंगे? इनसिग्निफिकेंट, 0.05 से बड़ी या छोटी। ठीक है, 0.05 से बड़ी या छोटी। तो ये देखो मैं जाकर यहाँ लिख रहा हूँ, हाइट विल बी इंक्रीज बाय 0.110 सेंटीमीटर एज एज विल इंक्रीज, यही है। और यहाँ पर आगे लिख दिया विच इज़ फाउंड इनसिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रही है?
फिर दोबारा देख लो, जिस जुमले में हम हाइट और सेक्स के बारे में बता रहे हैं उसके आगे पी वैल्यू देखो क्या आ रही है, 0.05 से छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, तो क्या लफ्ज़ आएगा, सिग्निफिकेंट। लो बेटा मैं लिख भी देता हूँ, ये रहा वो जुमला, एंड पे गया, विच इज़ फाउंड सिग्निफिकेंट, ठीक हो गया। हाँ बेटा ये बात समझ में आई। तो अब देख लो मैंने 3-4 टुकड़ों में एक लाइन लिखी है। पहली चीज़ इंटरसेप्ट से ली, दूसरी चीज़ मैंने रेग्रेशन वेट से ली, तीसरी चीज़ मैंने स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट से ली, और चौथी चीज़ मैंने पी वैल्यू को देख कर ली। तब जाकर मेरा एक जुमला तैयार होता है एक इक्वेशन के मुताबिक। इस तरह की जितनी भी आपको इक्वेशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं आप बना सकते हो। ठीक, मैं आगे चलूं बेटा? अच्छा आगे चल रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ नीचे की तरफ, आकर ये आया, मैं अब आ गया कोवेरियंस कोरिलेशंस, ठीक हो गया, कोरिलेशंस की बात कर, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ कोरिलेशंस पे, ये नीचे आया मैं, बल्कि इसको मैं हाईलाइट तो कर दूँ ना ज़रा चीज़ें कि किस किस चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके चले गए, ठीक है। इसमें हमने रेग्रेशन वेट्स, इंटरसेप्ट्स और क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, हाँ, एंड स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट्स, ठीक है। अब मैं आ गया नीचे। अब इसी तरह ये आप एक्सप्लेन करने के बाद जब चलेंगे तो फिर अब आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कोरिलेशंस की, ठीक है भाई। अब मैं पहले जनरल जुमला लिखता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। कोरिलेशंस मस्ट बी स्मॉलर। अब स्मॉलर का क्राइटेरिया क्या बता रहा हूँ, 0.3 से छोटी होनी चाहिए, टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी in a regression model, which is a harmful barrier of least square regression, ठीक है भाई। ये डेफिनेशन आ गई। कोरिलेशंस कैसी होनी चाहिए हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं गया और हमारे पास जो कोरिलेशंस आ रही हैं उनको देखा। अच्छा यहाँ पर एक बात, अगर इसको डिवाइड करना हो तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप के अंदर, यानी मुझे वापस डायग्राम पे जाना पड़ेगा, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हाइट। अच्छा हाइट बेटा वहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, जहाँ जहाँ मैंने सेंटीमीटर लिखा है ना वहाँ पर आपने इंच लिखना है। ये देखो मैंने डायग्राम नहीं देखी थी इसलिए मैं वहाँ सेंटीमीटर लिख रहा था, हाइट सेंटीमीटर में नहीं बल्कि इंचेस में बात कर रहा है, ठीक है। यूनिट साथ साथ बताए मैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब एक डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल हाइट है जिसकी तरफ एरोज आ रहे हैं, और वो किन वेरिएबल्स के आ रहे हैं, एज और सेक्स। तो
एक डिपेंडेंट वेरिएबल से कनेक्टेड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी कोरिलेशंस स्मॉल होनी चाहिए। अब हाइट के लिए जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एज और सेक्स है। ये बात समझ में आ रही है डायग्राम से? मैं भी इसको लिखूंगा, वहाँ पे वर्ड में जाके लिखूंगा। ये बात यहाँ से डायग्राम से समझ में आ रही है कि हाइट मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कंडीशनल डिपेंडेंट है, और उस हाइट को इफेक्ट कर रहे हैं दो वेरिएबल। कौन कौन से? एज और सेक्स। सही। तो मैं यहाँ पर एज और सेक्स की कोरिलेशंस को देखता हूँ। ये आ गई 0.082, ऐसा ही है। अब मैं इसको इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ। ठीक, मैं आ गया। फॉर हाइट देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज कौन कौन से? एज एंड सेक्स, हैविंग कोरिलेशन 0.082। ठीक है, छोटी है नहीं है? विच इज स्मॉलर देन 0.3, which is good to avoid multicollinearity। ठीक हो गया? अब दोबारा देख लो, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब दूसरा जो मेरा मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा है वो स्मोक। जरा देखना बेटा, अब स्मोक पे कौन कौन इफेक्ट कर रहा है? सेक्स भी है, सेक्स का भी तो एरो आ रहा है। तीन तीन है, सेक्स भी है, रेज भी है और मेडिसिन भी। ऐसा ही है। अब मैं इनकी वैल्यूज़ देखूंगा यहाँ से, जिसमें सेक्स आ रहा हो, रेस आ रहा हो, मेडिसिन आ रहा हो, एज नहीं आना चाहिए। तो ये ऊपर वाले तीनों छोड़ दिए मैंने। अब नीचे वाले देख। सही है। अब मैं इनको लिखने जा रहा हूँ। ठीक है भाई। फॉर स्मोक देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कौन कौन से? सेक्स, रेस एंड मेडिसिन। हाँ बेटा, बाकी लोगों की समझ में आ रही है, दो बंदों की तो मेरे कान में आवाज़ आ रही है, तो लिहाजा ये तो पता है कि साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। हैविंग कोरिलेशंस, ये किसी का मैसेज आएगा, मैं देखूँ कि किसी ने हाँ बोला है कि ना बोला है, ताकि फिर मैं कहीं आगे ना निकल गया हूँ। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश। शरोज थैंक यू, हमजा थैंक यू रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है भाई। हैविंग कोरिलेशंस क्या थी? मैं वहाँ से दोबारा देखना पड़ेगी मुझे। कौन कौन सी भाई? याद रखना, 0.009, -0.233 और माइनस का 0.045। ये मुझे बताते रहो तो मैं लिख लूँ। 0.009 माइनस 0. एंड माइनस 0.45, which all are smaller than 0.3। तो फिर ये वही जुमला विच इज़ गुड, विच आर गुड। अब एक से ज़्यादा है ना, विज की बजाय आर लिख लेना, इतनी इंग्लिश तो तुम लोगों को आती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात पहुँची? कोरिलेशन समझ में आई?
अब आ गए, अब आ रहे हैं हम, अब ये आ गए स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस। कोरिलेशंस पहुंच गए भाई, नज़र आ गई? ठीक है भाई। अच्छा, अब ज़रा देखना, स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस को इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ मैं। स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन, अभी मैं अगर तुम्हें ये फाइल सेंड कर दूं, करने के बाद तो इसको देखकर तुम लोगों को जो फाइलें दी थी काम करने के लिए, उन पे काम कर सकते हो बेटा। ठीक है, और यकीन करो कि अगर ये बातें, जो बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर ये सारी बातें समझ में आ गई, तुम थीसिस का चैप्टर 4 यूं करके लिखोगे। ठीक है, ये बिला वजह परेशान परेशान करते हैं तुम लोगों को थीसिस में। ठीक है, अब और मज़े, और अगर अभी ये थोड़ा सा फारिग हो जाऊँ मैं अपने कामों से, तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि ये चीज़ें जो बाकी कोर्सेज में पढ़ाई जा रही हैं ना, वो कैसे पढ़ाई जा रही हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सही है, तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ कितनी मगजमारी कर रहा हूँ और दूसरे लोग किस तरह से ये टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, और उससे कितना समझ में आता है, और ये मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग समझ। बेटा मेरा काम है कोशिश करना, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना बेटा, ये चीज़ें मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि भाई यार क्रेज़ी है, ये हमारी मेहनत है। ठीक है, नहीं थैंक यू की कोई बात नहीं है बेटा, शहरोज़ थैंक यू की कोई बात नहीं है। मेरा देखो मसला ये है, बहुत आसान सी एक डेफिनेशन बता दूँ, मेरे नज़दीक जो डेफिनेशन है ना वो हलाल होने की, वो ये है कि मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम पढ़ाना नहीं है। मेरा काम पढ़ाना नहीं है बेटा, मसला ये है कि मैं किताबों से ज़्यादा तो जानता नहीं, किताबों में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, मैं किताबों के अलावा आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हाँ मेरा काम क्या है, टू बिकम अ ब्रिज बिटवीन यू एंड बुक, कि किताबों में जो चीज़ लिखी हो तुम्हें समझ में आने लगे। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत तोप चीज़ हूँ, मुझे किताबों से ज़्यादा आता है, सॉरी, मुझसे बड़ा जाहिल कोई नहीं। मैं किताबों में लोगों की सारी सारी ज़िंदगी की मेहनत होती है, ठीक है, लेकिन मसला है कि मैं उस मेहनत को पढ़ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और तुम लोग पढ़ोगे तो ज़रा कम समझ में आएगा। ऐसा ही है ना? अच्छा बेटा 1 मिनट देना मुझे, ये असल में लैपटॉप में मैंने चार्जर नहीं लगाया था, बंद ना हो जाए, तो 1 सेकंड देना, मैं चार्जर लगा लूँ फिर मैं आगे चलूँ। हाँ बेटा, शुरू करें आगे स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस। अच्छा एक मिनट, स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस को इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ। हाँ बेटा मैं दिखा रहा हूँ, स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन का ये टेबल है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ऊपर जो हमने 4 मॉडल बनाए ना, उन चारों मॉडल की एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और आप देखें कि क्या जुमले बनते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ही कौन मैसेज कर रहा है उसको भी देख लूँ, कि उसको कोई मसला है तो फिर। किसका बेटा? बिलाल मलिक का माइक मैं खोल देता हूँ बेटा, कुछ पूछना है? जी बिलाल बोलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ बेटा, मैं हाँ तो सारी वैल्यू लिए ना, देखो मैंने क्या कहा, स्मोक का जो मेरा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल को 3 इंडिपेंडेंट इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। कौन कौन से?
तो 3 वेरिएबल का रिलेशन बताने के लिए मुझे 3 वैल्यूज चाहिए होंगी या नहीं? सिर्फ उनको लिया। हाँ देखें, स्मोक से कौन कौन सा कनेक्टेड है? सेक्स और रेस कनेक्टेड है, ये उठा ली। सेक्स और मेडिसिन कनेक्टेड है, ये उठा ली। रेस और मेडिसिन कनेक्टेड है। भाई डिपेंड, देखो स्मोक से जो भी चीजें कनेक्टेड हैं उनका आपस का रिलेशन चेक करना है। उनका आपस में जितने भी कनेक्शंस बनते हैं उनको हमें चेक करना है। जी जी, सिर्फ 2 का बन रहा था, उन 2 का उठा लिया। अब देखो मैंने उससे नीचे वाला नहीं उठाया, एज और रेस नहीं उठाया, क्योंकि एज तो था लेकिन रेस नहीं है, तो इसलिए मैंने एज को भी रेस के साथ नहीं उठाया। अब मेडिसन जो है वो हाइट में नहीं आ रहा, एज आ रहा है, तो इसलिए इसको भी नहीं उठाया। ठीक है बेटा, आगे चलें। अच्छा, अब मैं देखो स्मोक के आगे 0.006 लिखा हुआ, मैं इसको इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ। ठीक, अब जरा देखो 0.006 स्मोक, 0.511 हाइट, सही है। इन दोनों जुमलों को मैं इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन में। ठीक है भाई, स्मोक ठीक है, स्मोक इज 0.006, इसका मतलब है ओनली 0.6%। बेटा अपना माइक बंद कर लो, जिसने बात कर ली है कान में डिस्टॉर्शन आ रही है, मुझे खुद नहीं समझ में आएगा कि और कोई बात कर। एक्सप्लेन और डिपेंड, बेटा माइक बंद कर लो। अब स्मोक किस किस पे डिपेंड कर रहा था? सेक्स पे, रेस पर एंड मेडिसिन पर। बेटा माइक बंद कर लो, मैं सबको म्यूट कर दूं? बेटा बहुत शोर आ रहा है, सब अपने अपने माइक चेक कर लो भाई। अबे यार मैं ये ढूंढता रहूँगा तो काम नहीं हो सकेगा। अब हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, अभी बता दिया मैंने आप लोगों को कि थोड़ी देर के बाद ही ना ये यूनिवर्सिटी हमें उठा के बाहर फेंक देगी। अरे कहाँ से म्यूट करते हैं मुझे ये नहीं पता ना, अभी इतना टाइम नहीं है मैं ढूंढूं। डिपेंड्स ऑन एज एंड सेक्स, ठीक है। ठीक है भाई, आर स्क्वायर की वैल्यूज को इंटरप्रेट कर रहा हूँ।
आर स्क्वायर स्मोक का बताया गया है, ये इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, मैंने ओनली लगा दिया, बहुत छोटा है। और इसके मॉडल को देखा तो इसके मॉडल के अंदर हमें जो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं वो ये थे, तो मैंने कहा इन वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं मसला ये बेटा कि अगर मैं जहाँ से माइक ऑन ऑफ करता हूँ अगर एक एक करके करूँगा ना तो फिर तो मुझे सुबह हो जाएगी। ठीक है, अभी तो कर दिया मैंने, 2-3 खुले हुए थे वही बंद कर दिए। ठीक है, आर स्क्वायर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आर स्क्वायर आपने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, ज़रा जल्दी जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है और चीज़ें इंटरप्रेट करने के लिए और भी बहुत सारी। स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस के बाद टोटल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, टोटल इफ़ेक्ट्स की बात करने जा रहा हूँ। अब ज़रा दिल थाम लीजिएगा बेटा, ठीक है, ताकि अब आपको चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, स्मोक पर मेडिसन और रेस और सेक्स का इफ़ेक्ट है। टोटल इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, टोटल इफ़ेक्ट्स। ठीक है भाई, टोटल इफ़ेक्ट्स इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि जो काम मैंने छोड़ दिए वो आपने करने हैं। मैंने दो दो मॉडल्स एक्सप्लेन किए हैं, बाकी आपने। ठीक है, स्मोक के ऊपर इन तीनों का असर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, और बाकी सब ज़ीरो। ठीक है, तो अब मैं इसको इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ। अब ज़रा डायग्राम भी देख लें। स्मोक के ऊपर सब्जेक्ट का हमें नज़र आया, रेस का नज़र आया और मेडिसन का नज़र आया, और ये सारे के सारे जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड। सही है, ऐसा ही है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट इफेक्ट। कहाँ गया, इसको तो बंद करो। ठीक है, स्मोक हैज़ ऑल द डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ सेक्स, रेस and medicine, while do not have any indirect effect। सही है। इसी तरह से हाइट में देखें, हाइट में किसका आ रहा है, सेक्स का आ रहा है, एज का आ रहा है, बाकी सारे इसमें भी वही जुमला आ जाएगा। मैं ज़रा वेट देख लेता हूँ। ठीक है, वेट पर मेडिसन का भी आ रहा है और रेस का भी आ रहा है, सेक्स का भी आ रहा है, एज का भी आ रहा है, स्मोक का भी आ रहा है, वेट के ऊपर। अच्छा, वेट पे कनेक्टेड कौन कौन से हैं? वेट पे कनेक्टेड कौन कौन से हैं? सिर्फ हाइट और स्मोक। इसका मतलब है मेडिसन से का जो आ रहा है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। रेस का अगर आ रहा होगा तो इनडायरेक्ट आ रहा होगा, एज का आ रहा होगा तो इनडायरेक्ट आ रहा होगा। ऐसा ही है। अब ज़रा देखें, हाई वेट के ऊपर मेडिसन का आ रहा है 0.094, रेस का आ रहा है 0.043, एज। अब जरा, अच्छा मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बता रहा हूँ, ये आपको 0.656 नज़र आ रहा है, ये किस किस का इफेक्ट है? एज का। किस पर? अब मैं डायग्राम में गया, अब ज़रा देखो एज कहाँ बैठी है और वेट कहाँ बैठा हुआ है, क्या ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है? सही है, बात समझ में आ रही है? तो यानी कि एज वेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड। एज कनेक्ट है हाइट से और हाइट कनेक्ट है वेट से। तो इसका मतलब ये हुआ एज का जो भी इफेक्ट आ रहा है वेट के ऊपर वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, थ्रू 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 एज किससे इफेक्ट कर रहा है? एज का एरो देख,
एज का एरो देखो किस पे जा रहा है और हाइट का एरो कहाँ जा रहा है। इसका मतलब है अगर मैं एज पर नल से पानी खोलूंगा तो वो कहाँ जमा होगा, हाइट के ड्रम में। और जब हाइट भरेगी, हाइट में पानी जाएगा तो वहां से वेट में जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा। तो अगर मैं बीच में से हाइट वाला बटन बंद कर दूं तो क्या एज से वेट पे कोई चीज़ जा सकेगी? नहीं जा सकेगी। बस इसी जुमले को मैंने लिखकर तुम्हें समझाना है, तो मैं लिखता हूँ वाइल वेट इज हैविंग एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ 0.6, भूल गए, 0.656 0.656 पाउंड। वेट का मैं वहाँ पे यूनिट देख के आया हूँ, क्या है, पाउंड। कहाँ से आ रहा है इनडायरेक्ट इफेक्ट? फ्रॉम एज। ये देखो ये देखो ये देखो, एज से ये वैल्यू उठाई है ना मैंने बेटा, ये वैल्यू उठाई, ये वैल्यू, ये किस पर है, वेट पर। किसका? एज पर। और अगर आप इस वैल्यू पे क्लिक करोगे तो ये खुल भी जाएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ एज ऑन वेट इज 0.656, दैट इज ड्यू टू बोथ डायरेक्टेड एंड इनडायरेक्टेड मेडिएशन। अब मैं वो मेडिएशन, जब ये इफेक्ट आपका, ठीक है भाई, कहाँ से आ रहा है? थ्रू, किससे होता हुआ आ रहा है? हाइट से होता हुआ आ रहा है, ठीक है भाई। विच मीन्स दैट हाइट इज अ मीडिएटर, नहीं मीडिएटर, मीडिएटर किसके दरमियान मीडिएट कर रहा है? बिटवीन एज एंड वेट, ठीक है भाई। तो वो जो तो आप मुझसे पिछली क्लास में सवाल कर रही थी, उसका मैंने कहा था ना बताऊंगा सारा, ये आ गया मीडिएशन। ये है मीडिएशन। जब किसी वेरिएबल का इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है तो बीच में जो वेरिएबल उसको यानी जो वेरिएबल उसको इफेक्ट को आगे प्रोसीड करता है वो क्या कहलाता है? मीडिएटर कहलाता है। अच्छा भाई, अब ज़रा देखो, वेट पर स्मोक भी आ रहा है। मैं डायग्राम में जाके देखूं, वेट और स्मोक, ये तो डायरेक्ट है। अच्छा भाई, वेट पर हाइट भी आ रहा है, ये भी डायरेक्ट है। वेट पर एज आ गया, वेट पे स्मोक आ गया, वेट पर सेक्स भी आ रहा है। ओहो, सेक्स कनेक्टेड है? नहीं, सेक्स किसके ज़रिए जा रहा है? इस स्मोक के ज़रिए जा रहा है। तो लिख लोगे इसको या लिखूं? वाइल वेट इज हैविंग एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कितना है? 32.7 पाउंड फ्रॉम सेक्स थ्रू smoke, which means that smoke is a mediator between sex and weight, या weight and sex। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट की मदद से मीडिएटर समझ में आया। तो मीडिएटर का मतलब होता है कि मिडिल में आ जाना, सही है। और मिडिल में आकर पिछले इफेक्ट को आगे पास ऑन करना। यार उर्दू मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। मीडिएटर का मतलब होता है कैरिंग, उठाने वाला जी। एज अ कनेक्टर काम करता है, यानी कि कोई वेरिएबल अगर डायरेक्ट किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं कर रहा तो वो इनडायरेक्ट, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें
तो अवतार में रूह अफ़ज़ा जो है वो मीडिएटर है भाई, जो पानी को हमारे जिस्म में जान के तौर पे इस्तेमाल करता है। आम तौर पे पानी पीने से जान नहीं आती, लेकिन रूह अफ़ज़ा डाल लो तो अवतार के बाद जान आ जाती है। रूह अफ़ज़ा क्या है? मीडिएटर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ रह गई मॉडरेटर, वो उसके लिए फिर थोड़ा सा काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ना हो कि हमारी बीच में लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो इस वजह से हम ये नहीं चाहते कि हमारी कोई बात रह जाए, तो आज यहीं तक रोक लें। एक चीज़ रह गई मॉडरेटर की। उस मॉडरेटर क्या होता है? जॉइंट इफ़ेक्ट। जॉइंट इफ़ेक्ट क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पर, अरे मुझे वापस जाना पड़ेगा डायग्राम में, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि स्मोक के ऊपर, एक मिसाल दे रहा हूँ कि सेक्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, सही है, या इस, जी नहीं, एज का तो आ रहा है, यानी कि अब मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल समझाता हूँ कि हाइट के ऊपर सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। हाइट के ऊपर हमने देखा कि एज का इफेक्ट नहीं आ रहा, सेक्स का आ रहा, सही है। अब मिसाल के तौर पर आपको कोई रेकमेंड करता है कि एज को इस मॉडल से निकाल दो, एज तो इनसिग्निफिकेंट है ना। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब मसला यह है कि एक चीज़ अनइम्पॉर्टेंट थी, किसी ने आपको रेकमेंड किया कि इसको निकाल दो, और आपने उस वेरिएबल को उसकी बात मान के निकाल दिया, और जब रिजल्ट देखे तो पता लगा कि सेक्स जो सिग्निफिकेंट था, एज जो इनसिग्निफिकेंट था, उसके जाने के बाद वो जो सिग्निफिकेंट सेक्स था उसने भी अपनी सिग्निफिकेंस खो दी। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स की सिग्निफिकेंस के पीछे एज का कोई अमल दखल था, जो दिखने में अनइफेक्टेड था, लेकिन वो इनडायरेक्टली सेक्स को इतना स्ट्रेंथन कर रहा था कि वो हाइट पे इफेक्ट डाल ले। तो ऐसे वेरिएबल को मॉडरेटर कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी हो गया, ये करके दिखाना पड़ेगा तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो आज यहीं तक रखें बेटा। अब तुम्हारा काम ये फाइल मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेम्पलेट के तौर पर। आपने इसको कंप्लीट करना है, इसमें जिन मॉडल्स की मैंने बात नहीं की वो करना है, और दो फाइलें मैंने आप लोगों को और दी थी, उन फाइलों को भी इंटरप्रेट कर लो। फिर कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना।